आप हमारी जान बन गए। मेरा दिल बेचैन था, बहुत बेचैन। जैसे कोई बूंद हाथ से फिसल गई हो। मन में एक अजीब सी उदासी घुली हुई थी, बिना किसी नाम के, बिना किसी शक्ल के। बस एक एहसास जो सीने में चुभता रहा। मैं होटल के कमरे में लौटी। कमरे में हल्का अंधेरा था और शरू गहरी नींद में थी, बिल्कुल मासूम सी, बेपरवाह। मैंने धीरे से बैग रखा। कोई आवाज ना हो इसका ध्यान रखते हुए धीरे धीरे फ्रेश हुई और फिर बिस्तर पे जाके लेट गई। पर नींद, वो कहाँ थी? मेरे दिमाग में सिर्फ 2 नाम गूंज रहे थे, स्वामी और देविका। उनकी आंखें, उनके सवाल, उनकी चुप्पी, हर चीज वापस लौट कर आ रही थी, हर बार थोड़ी और भारी बनकर। और फिर थोड़ी देर बाद नींद ने मुझे अपनी बाहों में ले लिया। अचानक मैं क्लास के बाहर खड़ी थी और मेरे ठीक सामने देविका। उसकी आंखों में गुस्से की लपटें थीं, चेहरे पर एक अजीब सी नफरत तैर रही थी। उसने बिना कुछ कहे एक जोरदार तमाचा मारा मेरे गाल पर। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। शर्म नहीं आती तुझे किसी और के बॉयफ्रेंड से फ्लर्ट करते वक्त? यू बीच! उसकी आवाज क्लासरूम के दरवाजों से टकरा रही थी, जैसे हर दीवार मुझे घूर रही हो। इतनी आन है ना बदन में तो जा, सड़क पर नंगी खड़ी हो। बहुत मिलेंगे जो आग बुझाने को तैयार होंगे। मेरे कान जलने लगे, मेरी आत्मा कांप उठी। मैंने अपने दोनों हाथों से कान बंद कर लिए। बस बस, मैं फुसफुसाई, पर उसकी आवाज बढ़ती जा रही थी। लोग हंस रहे थे, घूर रहे थे। मैं धंस जाना चाहती थी जमीन में। और तभी स्वामी वहां आया। मेरी आंखों में एक पल के लिए उम्मीद की चमक आई, पर उसने मुझे देखा तक नहीं, एक बार भी नहीं। न कोई नजर, न कोई सवाल, जैसे मैं वहां थी ही नहीं, जैसे मेरा कोई वजूद ही नहीं था। लेट्स गो डार्लिंग। देविका ने स्वामी के गाल पर किस किया, उसका हाथ पकड़ा और वो चुपचाप उसके साथ चला गया। मेरी सारी हिम्मत उस एक पल में टूट गई। मीरा, मीरा! किसी की आवाज दूर से आती सुनाई दी। मैंने आंखें खोली। शरू थी। वो मुझे धीरे धीरे झिंझोर रही थी। क्या हुआ तुझे? तू कांप रही थी। कुछ बुरा सपना देखा क्या? मैंने जोर से एक लंबी सांस ली। ओह शिट, ये सब बस सपना था। एक भयानक, कड़वा, हिला देने वाला सपना। मेरे गाल अब भी थोड़े गीले थे, शायद आंसू निकल आए थे नींद में ही। नीरा, जल्दी तैयार हो जा यार, हम लेट हो रहे हैं। हमें स्वामी की कंपनी में जाना है सेमिनार के लिए, याद है ना? स्वामी के पापा आज स्पीच देने वाले हैं। लेट हो गया तो पहली लाइन नहीं मिलेगी। मैंने खुद को थोड़ा समेटा, चेहरा धोया और शीशे में देखा। अब भी आंखों के नीचे नींद और डर की परछाई थी। पर मैंने खुद से कहा, सपने झूठे हो सकते हैं, पर उनके असर अक्सर सच्चे होते हैं। आज मुझे उस असर को पीछे छोड़ना होगा, कम से कम आज के लिए। हम सेमिनार हॉल में पहुंचे तो जरूर थे, लेकिन पहली लाइन की सीट्स वो तो कब की भर चुकी थी। सारी लड़कियों थी, सिर्फ और सिर्फ स्वामी को देखने के लिए शायद। क्योंकि सामने स्टेज पर स्वामी भी बैठे हुए थे अपने पापा के साथ। हम दोनों, शरू और मैं, थोड़ा इधर उधर देखते हुए हॉल के मिड सेक्शन में जाकर बैठ गए। ना बहुत आगे, ना बहुत पीछे, बस एक ऐसी जगह जहां से मंच साफ तो दिखे, पर मंच की ऊंचाई का असर शायद थोड़ा कम महसूस हो। हॉल का माहौल गर्म था, ना केवल मौसम से, बल्कि उम्मीद और ऊर्जा से भी। कुछ ही मिनटों में सेमिनार शुरू हो गया। पहले कुछ प्रोजेक्ट मैनेजर्स आए अपनी स्लीक पावरपॉइंट स्लाइड्स के साथ।
सदे हुए शब्द, अंग्रेजी में फ्लुएंसी और ओकेजनल जोक्स। लेकिन मेरी नजरें मन से ज्यादा उनकी आंखों में तलाश कर रही थी, सच्चा अनुभव या बस रटे हुए बुलेट पॉइंट्स। फिर आया एक एडमिन हेड। उसने कंपनी के इतिहास पर बात की। उसका अंदाज ज्यादा कॉरपोरेट था, कम इंसानी। उसने कंपनी की पुरानी तस्वीरों का वीडियो चलवाया, पुरानी फैक्ट्री, मेहनत करते मजदूर और एक छोटा सा ऑफिस जहां से ये सब शुरू हुआ था। वीडियो के बैकग्राउंड में एक धीमी म्यूजिक थी जो जाने क्यों मेरे दिल को हल्का सा छू गई। बीच बीच में मेरी नज़र स्वामी पर जा रही थी। वो सामने बैठे हुए स्टूडेंट्स में से किसी को ढूंढ रहे थे शायद। किसे ढूंढ रहे होंगे वो? क्या देविका को या मुझे? पता नहीं। मैंने वो ख्याल अपने दिमाग से निकाल दिया और सेमिनार पर फोकस करने लगी। A failure एक सफलता की सीढ़ी है। मेरी पहली कंपनी 6 महीने में डूब गई थी। मैं सोच रहा था अब क्या करूं, तो मैं अपने दोस्त के साथ घूमने निकला और उसी ने कहा, अबे तू इतना परेशान क्यों है? तुझे तो अब फेलियर का MBA मिल गया। और यारो, वो मजाक आज मेरी ताकत है। जो चीजें किताबें नहीं सिखा सकती, वो जिंदगी सिखा देती है, बस अगर आप उससे भागे नहीं। परफेक्ट प्लान भूल जाओ। मैंने आज तक किसी एंटरप्रेन्योर से नहीं सुना मेरा प्लान बिल्कुल वैसे ही चला जैसे मैंने सोचा था। जो लोग परफेक्ट प्लान का इंतजार करते हैं, वो अक्सर जिंदगी भर पावर पॉइंट स्लाइड्स बनाते रह जाते हैं। एक्शन एनालिसिस, स्टार्ट नाउ, पॉलिश लेटर। टीम बनानी है, ईगो निकालो। मैंने शुरू में सोचा था कि मैं सब कर सकता हूं। फिर मेरी टीम ने मुझे सिखाया कि सफलता अकेले नहीं आती, वो साथ लाने पर मिलती है। और अगर आप सोचते हो कि टीम मैनेज करना आसान है, तो बस एक ग्रुप प्रोजेक्ट में सबसे कम काम करने वाले बंदे को याद करो। हाँ, वही जो हर मीटिंग में कहता था, मैं देख लूंगा। पैसे कमाना आसान है, पर भरोसा कमाना मुश्किल। इस दुनिया में लोग पैसे से अमीर नहीं होते, भरोसे से होते हैं। आपका नाम एक ब्रांड बने, उसके लिए इंटेग्रिटी सबसे बड़ा एसेट है। अपनी टीम को समझो। लोग आपके लिए काम नहीं करते, वो अपने सपनों के लिए काम करते हैं। अगर आप उनके सपनों को समझ पाओ, तभी वो आपके साथ जुड़ेंगे। आग जलानी है, पहले खुद जलो। आप सब आज MBA कर रहे हैं, बहुत अच्छा, पर याद रखो, डिग्री इज जस्ट योर एंट्री पास। अब असली मैच शुरू होता है। आप में से कई लोग स्टार्टअप शुरू करना चाहेंगे, कुछ कॉर्पोरेट में जाएंगे, कुछ गवर्नमेंट में, कुछ शायद अपनी बैंड खोलेंगे। आई मीन मार्केटिंग बैंड। पर जो भी करो, एक बात मत भूलना, जो आग तुम दूसरों में जलाना चाहते हो, वो पहले खुद में लगानी होगी। तभी तुम लीडर बनोगे, बॉस नहीं। सेमिनार अपने आखिरी पड़ाव पर था। कुछ देर पहले तक मंच पर जो अनुभवों की आवाजाही थी, अब वो संवाद की शक्ल लेने लगी थी। अब हम Q&A सेशन की ओर बढ़ते हैं, मॉडरेटर ने कहा। हॉल में हलचल शुरू हो गई। छात्रों के हाथ उठने लगे। किसी ने प्रॉफिट कैलकुलेशन की डिटेल्स पूछी, तो कोई रोज की शेड्यूलिंग और टाइम मैनेजमेंट पर सवाल कर रहा था। मिस्टर वेंकटेश्वर, जो अब तक बेहद संयम और सादगी से बोल रहे थे, हर सवाल का जवाब बिना किसी झिझक और घमंड के दे रहे थे। उनके जवाबों में कोई बनावटीपन नहीं था, बल्कि एक ऐसी आत्मीयता थी जो हर शब्द को सार्थक बना रही थी। पर मेरे दिल में कुछ और ही चल रहा था। एक सवाल जो शायद इस सेमिनार के मंच के लिए थोड़ा भारी और शायद थोड़ा असहज था।
मैं खुद से लड़ रही थी। पूछूं या ना पूछूं, क्या यह मुनासिब रहेगा? क्या सब मुझे जज करेंगे? पर अंदर की वो आवाज जो अक्सर डर से लड़ने के लिए धक्का देती है, आज उसने मुझे चुप रहने नहीं दिया। मैंने कांपते हुए हाथ उठाया और जैसे ही माइक मेरे हाथ में आया, मेरे दिल की धड़कनों ने मानो अपना ही कोई ड्रम सेट शुरू कर दिया। नमस्कार सर। मेरी आवाज हल्की थी लेकिन भीतर से उठ रही थी। आपने कुछ देर पहले कहा था कि इंटीग्रिटी सबसे बड़ा असेट है। आपने ये भी कहा कि हमें अपनी टीम को समझना चाहिए, क्योंकि लोग हमारे लिए काम नहीं करते, वो अपने सपनों के लिए करते हैं। तो मेरा सवाल थोड़ा अलग है। हॉल अब तक चुप था, लेकिन अब उसमें एक अलग सी ताजगी थी, जैसे किसी ने कमरे की हवा बदल दी हो। अरविंद क्लोथिंग एंड फैशन कंपनी में अब तक 4 बड़े एक्सीडेंट्स हो चुके हैं। उसमें 14 लोग इतने ज्यादा घायल हुए कि उन्हें वक्त से पहले रिटायर करना पड़ा। आपने उन्हें इंश्योरेंस के पैसे दिए, मेडिकल खर्च भी उठाया, जो कि जरूरी था। पर क्या आप जानते हैं कि आज वो और उनकी फैमिली कैसे सरवाइव कर रहे हैं? अगर वो अब कहीं और नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या कंपनी को उनकी जिम्मेदारी नहीं उठानी चाहिए सर? पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। पिन ड्रॉप साइलेंस। किसी ने हिलने की भी हिम्मत नहीं की। सभी नजरें अब मंच और मुझ पर टिकी थी। मिस्टर वेंकटेश्वर का चेहरा एकदम शांत और भावशून्य हो गया था। उनकी आंखें मेरी आंखों में थीं, लेकिन उनकी सांसें थोड़ी भारी लग रही थी। शिट! मेरे मन में बिजली सी कौंधी। मैंने गलती कर दी शायद। मुझे नहीं पूछना चाहिए था ये सवाल। मैंने माइक की ओर थोड़ा झुककर फिर कहा, सॉरी सर, अगर सवाल अजीब था तो माफ कीजिए। मुझे रिस्क मैनेजमेंट में बहुत रुचि है और इस तरह की समस्याओं का कोई स्पष्ट समाधान मुझे अब तक नहीं मिला था, इसलिए आज जब मौका मिला तो पूछ बैठी। एक लंबा मौन, और फिर उन्होंने माइक उठाया, धीरे से मेरी ओर देखा। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? उनकी आवाज पहले जैसी नहीं थी। उसमें अब एक गहराई, एक अपनापन था। मीरा त्रिपाठी सर। उन्होंने कुछ पल आंखें मूंद ली, शायद एक भारी सांस ली। मीरा, आज पहली बार किसी स्टूडेंट ने ऐसा सवाल पूछा है जिसे सुनकर मैं हैरान नहीं बल्कि खुशी हो रही है। हैरानी इसलिए नहीं कि तुमने सच बोला, बल्कि इसलिए कि जिस सच्चाई को लोग छिपाते हैं, दबाते हैं, उससे तुमने आज सबके सामने आंख मिलाई, उसकी तरफ उंगली उठाई। फिर उन्होंने हॉल की तरफ देखा और कहा, कभी कभी कंपनियों की नीतियां हमें बांध देती हैं, कभी कभी कानून की सीमाएं हमें रोक देती हैं, पर इंसानियत का कोई कानून नहीं होता, उसका रास्ता हम खुद चुनते हैं। मैं इस सवाल का जवाब आज नहीं दे सकता, पर एक बात तय है, इस सवाल का जवाब अब तुम्हें ही देना है। अभी नहीं, लेकिन कॉलेज से पास आउट होने से पहले, और अगर तब भी कोई जवाब ना मिले तो मेरे पास आना, मैं तुम्हें इसका हल दूंगा, वादा है। तालियां बजने लगी, धीरे धीरे, एक जोरदार, जैसे एक आत्मा ने सबको छू लिया हो। मैंने माइक नीचे रखा और बैठ गई, लेकिन महसूस हुआ सारी निगाहें अब भी मुझ पर थी। मैंने नजरें उठाकर देखा और सामने की कतार में स्वामी मुझे देख रहा था, गहरी, स्थिर और कुछ कहती हुई नजर। मैंने उसका चेहरा पढ़ने की कोशिश की, पर उन आंखों में आज कुछ और था, कुछ जो समझ में नहीं आया, सर महसूस जरूर हुआ। वो नजरें अब मुझे बेचैन कर रही थीं। सेमिनार खत्म हो चुका था। हॉल के दरवाजे खुल गए थे और भीतर का गंभीर, ज्ञान से भरा वातावरण अब कैंपस की खुली हवा में हल्की सी राहत में बदल रहा था। स्टूडेंट समूहों में बटे हुए थे, कोई सेमिनार के कंटेंट पर चर्चा कर रहा था, कोई इंस्टाग्राम स्टोरी के लिए ग्रुप फोटो ले रहा था, और कुछ ऐसे भी थे जो बस चुपचाप बस की कतार में लगे थे। मैं शरू के साथ थी। हम दोनों अपने अपने हॉस्टल लौटने की तैयारी में थे, पर तभी मेरी नजर सामने पड़ी।
स्वामी वो तेजी से भीड़ के बीच से निकलते हुए सीधे हमारी ओर ही बढ़ रहे थे। चेहरे पर वही शांत भाव, पर उसकी चाल में कुछ ऐसा था जो मुझे बेचैन कर गया। मेरे अंदर कुछ एकाएक सिकुड़ने लगा, दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने शरू का हाथ कसकर पकड़ा। चल शरू, बस में जाकर बैठते हैं। मेरी आवाज़ श्वहनी थी लेकिन दृढ़। शरू ने मेरी आंखों की बेचैनी पढ़ ली। वो कुछ पूछना चाहती थी, पर मैंने आंखों ही आंखों में उसे मना कर दिया और हम दोनों तेजी से मुड़कर सीधे बस की तरफ चल पड़ी। मैंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हाँ, मैं स्वामी को अवॉइड कर रही थी, जानबूझकर। उसकी आंखों से बचने के लिए नहीं, बल्कि अपनी भावनाओं से बचने के लिए। वो नजरें, वो खामोशी, वो बात जो उसने नहीं कही, और वो सवाल जो अब भी मेरे मन में अधूरा पड़ा था। मैं अभी उनका सामना नहीं कर सकती थी। कभी कभी सच का सामना करना भी उतना ही मुश्किल होता है जितना झूठ को जीना। आप हमारे